हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया चल रही होगी दोस्त, बहुत मजे में आप लोग पढ़ रहे होंगे। कुमारी प्रीति, सौरभ पांडे, अभिषेक पाल, प्रभा, सतीश पाल, रामानंद झा, सृष्टि, विजय कुमार, सतेंद्र यादव, परशुराम, तनु, गुंजन पांडे, आकिब खान, राम नरेश बाबू, खुशी कौशिक, सॉरी, चीनू, काजल, लाखन सिंह, गौरव, तनु, राजन, आवेश, निशु, रचना, राहुल कुमार, पलक यादव, कोमल तोमर, रवि उपाध्याय, अभिषेक, आशीष वर्मा, राजकुमार, खुशी, श्वेता, संदीप, सुमित। चलिए, सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्यारे से परिवार में। दोस्त, हम लोगों का परसेंटेज चल रहा है और परसेंटेज अब हमारा ऑलमोस्ट समाप्ति की ओर है। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हम लोगों के बचे हैं। हमने 14 क्लास की बोला था, 14 क्लास में वो खत्म हो जाएगा। इलेक्शन के क्वेश्चंस में अभी भी बहुत सारे बच्चों को परेशानी आ रही होगी। मैं फिर से कहता हूं, आप इलेक्शन के क्वेश्चन क्लास से देखिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए। वो परेशानी केवल आपकी प्रैक्टिस दूर कर सकती है। जो आपको डाउट आ रहे हैं वो डाउट दूर जो है वो केवल प्रैक्टिस से हो सकते हैं मेरे भाई। उसका दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। चाहे मैं 100 क्वेश्चन की ओर प्रैक्टिस करा दूं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, वो जो चीजें दूर होंगी आपकी प्रैक्टिस से ही दूर होंगी। ठीक है मेरे प्यारे साथी, एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो कल मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। उसी से आज की क्लास शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ठीक है, हो जाएगा, परेशान मत होना। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था इलेक्शन का। इसके बाद जो है हम पास फेल के क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, यानी रिमेनिंग क्वेश्चंस की तरफ। जो आप लोगों के पास फेल के क्वेश्चंस होते हैं उनकी तरफ हम लोग आ रहे होंगे। दूसरी बात मैं अभी ये बता दूं कि जब मैं आपको बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कराऊंगा, एक दिन जो है वो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस होने में भी लगेगा। तो उसमें जो है वो बचे हुए क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। जो क्वेश्चंस मैंने अभी छोड़ दिए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस में आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चुनाव में मतदाताओं के पास 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को वोट देने का विकल्प है। 3 उम्मीदवार है मेरा, मैंने मान लिया ये पहला उम्मीदवार है, ये दूसरा उम्मीदवार है, ये तीसरा उम्मीदवार है। 3 उम्मीदवार है। जो विजेता होगा उसे पहले नंबर पे हम लोग मान लेते हैं, जो उपविजेता होगा उसे दूसरे नंबर पे हम लोग मान लेते हैं, जो दूसरा उपविजेता का मतलब है जो तीसरे नंबर पे रहने वाला है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि मेरे प्यारे दोस्त, ये है विजेता, ये है वो जो दूसरे नंबर पे रहा है, और दूसरा उपविजेता अगर बोला जाए तो वो तीसरे नंबर पे रहने वाला व्यक्ति है। ठीक है, हाँ। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को वोट देने का विकल्प है। उनके पास सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं के चयन का भी विकल्प है, यानी वो नोटा भी दबा सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि इन तीनों में से किसी को वोट ना दे तो वो नोटा के बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं भाई साहब। बहुत बढ़िया। तीनों उम्मीदवार को नोटा के 6 गुना वोट मिलते हैं, यानी नोटा को अगर 1 वोट मिलता है तो इन तीनों उम्मीदवारों को मिलने वाले वोटों की संख्या जो है वो 6 होती है। इसके 6 गुना वोट मिलते हैं। ठीक है, विजेता को दूसरे उपविजेता के वोटों से दुगने वोट मिलते हैं। ये जो विजेता है इसको दूसरे उपविजेता के वोटों से दुगने वोट मिलते हैं। पहले उपविजेता को, ये पहला उपविजेता है, इसको नोटा से 900 वोट अधिक मिलते हैं, इससे 900 वोट अधिक मिलते हैं, और वह दूसरे उपविजेता को 150 वोटों से हरा देता है, यानी दूसरे उपविजेता को इससे 150 वोट कम मिलते हैं। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है? अगर डाले गए मतों की संख्या, 1 वोट जो है वो नोटा को दिया गया है, 6 वोट जो है इन कैंडिडेट को मिले हैं, क्या टोटल 7 वोट पड़े होंगे, यानी 7 का मल्टीपल ही आंसर होगा।
7 दूनी 14, 3 बचेंगे, 7 पंजे 35, 2 बचेंगे, 7 21, 7 से नहीं कटेगा। 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 7 एकम 7, 4 बचेंगे, 7 छिंग 42, 5 बचेंगे, 7 से नहीं कटेगा। 7 एकम 7, 4 बचेंगे, 7 पंजे 35, 5 बचेंगे, 7 सत्ते 49, 3 बचेंगे, 7 पंजे 35, 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 4 बचेगा, 7 छिंग 42, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, 2 बचेगा, 27, 7 से नहीं कटेगा। यानी हम लोग 7 के मल्टीपल से भी क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे। हम लोग जो है वो 7 के मल्टीपल से भी क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे। लेकिन मेरे नोटा होता है बेटा, जब किसी को स्वीकार नहीं किया जाए। भाई साहब, मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, मैं तो नोटा दबाऊंगा। मैं किसी से सेटिस्फाई नहीं हूं। ठीक है भाई। अब आप ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन को मेथड से कैसे करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, उसने कहा है कि अगर नोटा को x वोट मिलते हैं तो इसके 6 गुना वोट जो है, इसके 6 गुना वोट जो है इन तीनों को मिलते हैं। यानी तीनों को मिलने वाले वोट जो होंगे वो 6x होंगे। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ने कहा है पहले उपविजेता को, ये विजेता है, ये पहला उपविजेता है, नोटा से 900 वोट अधिक मिलते हैं। भाई नोटा को x वोट मिलते थे, इससे 900 वोट अधिक मिलते हैं। क्या ये पहला उपविजेता जो है वो x प्लस 900 वोट लेके जाता होगा? आपने कहा जी बिल्कुल लेके जाता होगा। और वह दूसरे उपविजेता को 150 वोटों से हरा देता है। यानी दूसरा उपविजेता इससे 150 वोट कम लाता है। यानी ये जो लाता होगा x प्लस 750 लाता होगा। भाई इसमें से 150 घटा दोगे तो x प्लस 750 लाता होगा। ठीक है। अब उसने ये कहा है कि पहला, देखो विजेता को दूसरे उपविजेता के वोटों से दुगने वोट मिलते हैं। ठीक है। तो मेरे भाई इसके दुगने वोट, इसमें 2 की गुणा कर देंगे तो पहले वाले विजेता को मिलने वाले वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसके दुगने वोट जो है वो इसको मिलते हैं। तो जब मैं इसमें 2 की गुणा कर दूंगा तो इसके वोट आ जाएंगे। क्या इन तीनों के वोटों की संख्या 6x के बराबर होगी? क्वेश्चन खत्म हो चुका है। मैंने तीनों के वोटों को जोड़ा, 2x और 1x 3x और 1x 4x हो जाएगा। 1500, 900, 2400 और 700, 3150 हो जाएगा। और इन तीनों के वोट किसके बराबर आने चाहिए? 6x के बराबर आना चाहिए। ये प्लस का 4x है, इधर आके माइनस का 4x हो जाएगा। 6x में से 4x जाएंगे 2 हो जाएगा, और 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 हो जाएगा। क्या x की वैल्यू 1575 के बराबर हो जाएगी? अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? टोटल वोट बताइए। 6x और 1x 7x की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 7x की वैल्यू पूछना चाह रहा है, मतलब 7 गुणा 1575 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49, 3 52 को 2 हासिल 5, 7 पंजे 35, 5 40 को 0 हासिल 4, 7 एकम 7 और 4 11 हो जाएगा। यानी टोटल वोटों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? 11,025 हो जाएगी। मेरे भाई मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, अगर वास्तव में आप लोग मैथ सीखने के उद्देश्य से क्लास में आए हैं तो आपको मैथ सीखने से कोई नहीं रोक सकता। आप अगर मुझे परेशान करने आए हैं, अपना टाइम वेस्ट करने आए हैं, मुझ में कमियां निकालने आए हैं दोस्त, फिर मैं चाहकर भी मैथ नहीं सिखा सकता। अब आप ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी के हैं, किस कैटेगरी में यहाँ आए हैं। इलेक्शन के क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, उसका मैंने बता दिया। इलेक्शन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक चुनाव में मतदाताओं के पास 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को वोट देने का विकल्प है। या तो वो पहले को वोट देगा, या दूसरे को वोट देगा, या तीसरे को वोट देगा। ये वो है पहले नंबर पे जो विजेता है, जो जीता है। ये दूसरे नंबर पे वो है जो हारा है। और ये वो है जो दूसरा उपविजेता है, यानी ये तीसरे नंबर पे रहने वाला व्यक्ति है। ये पहला उपविजेता, पहला हारने वाला, ये दूसरा हारने वाला है। ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिएगा। उनके पास नोटा को भी वोट देने का अधिकार है। क्वेश्चन ने कहा है जितनी वोट नोटा को मिलती है उसकी 6 गुना वोट इन तीनों को मिलती है। अगर नोटा को x मिलती है तो उसकी 6 गुना इन तीनों को मिलने वाली वोट 6x हो जाएगी।
क्वेश्चन ने कहा है जितनी वोट नोटा को मिलती हैं उससे 900 ज्यादा वोट पहले उपविजेता को मिलती हैं। पहला उपविजेता है ये, इससे 900 ज्यादा यानी इसे x प्लस 900 मिलेंगी। और अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ये दूसरे उपविजेता को 150 वोटों से हरा देता है, तो इसमें से 150 वोट घटा देंगे तो इसको मिलने वाली वोट जो हो जाएंगी बच्चे वो x प्लस 750 हो जाएंगी। जो विजेता है उसको दूसरे उपविजेता से दुगनी वोट मिलती हैं, तो इसमें 2 की गुणा कर देंगे तो इसकी वोट आ जाएंगी मेरे भाई। जब तीनों को जोड़ेंगे तो वो 6x के बराबर होना चाहिए। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, वो टोटल वोटों की संख्या पूछना चाह रहा है, यानी वो 7x की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 11,025 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं मेरे भाई, पास फेल पर आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं। यहां जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं बच्चे। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत कुछ डिफरेंट होगा। आपको हर टाइप के क्वेश्चन को बहुत बारीकी से मेरे भाई समझना होगा। मैं पहले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चल रहा हूं, आप एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़िए। उत्तीर्ण का मतलब होता है जो व्यक्ति पास हुए हैं, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है जो व्यक्ति फेल हुए हैं मेरे भाई। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है आप लोगों से कि एक परीक्षा में पास प्रतिशत 35% है, यानी 35% पर व्यक्ति पास हो जाएगा। ठीक है, यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र जो है वो 14 अंकों से फेल हो गया, 14 अंकों से फेल हो गया, तो बताइए परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होंगे। अधिकतम अंक का मतलब होता है मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि टोटल मार्क्स जिसमें से मार्क्स दिए जाते हैं, यानी मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100% होते हैं मेरे भाई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि व्यक्ति पास कितने परसेंट पर होता है, तो आपने कहा जी व्यक्ति जो है वो 35% पर पास होता है, यानी ये पासिंग प्रतिशत है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रहा हूं वो व्यक्ति 210 अंक लेके आया और 14 अंकों से फेल हो गया। अगर उसे 14 अंक और मिल जाते, अगर उसे 14 अंक और मिल जाते तो क्या वो व्यक्ति पास हो जाता। यानी 210 वो लेके आया है, 14 और मिल जाते, क्या वो व्यक्ति पास हो जाता। यानी पास होने के लिए उसे 224 अंकों की जरूरत है। भाई 210 तो वो लेके आया है, 14 अंकों से फेल हो गया। मैंने कहा 210 तुम्हारे नंबर आए हैं, 14 से फेल हो गए, यानी आप जो पास होंगे वो 224 अंकों पे पास होंगे। और मेरे प्यारे दोस्त उसने कहा है 35% पर व्यक्ति पास होता है। 35% की वैल्यू 224 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो मेरे भाई 100% ही मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 7×3 = 21 होगा, 7×2 = 14, 7×5 = 35 होगा, 5 से काटेंगे 20 बार कट जाएगा, यानी क्वेश्चन का जवाब 640 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, 640 हो जाएगा। अगर कोई पूछे मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे तो आप कह देना 640 हो जाएंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, बहुत आराम से पढ़िएगा और वास्तव में क्वेश्चन कहना क्या चाहता है उस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और वास्तव में क्वेश्चन कहना क्या चाहता है उस चीज को समझने की कोशिश करिएगा दोस्त। देखिए, आर का लक्ष्य परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करना है। आर का लक्ष्य जो है कि भाई साहब मैं एग्जाम में 85% नंबर लेके आऊंगा। आगे बढ़िए, उसने 450 अंक प्राप्त किए और अपने लक्ष्य से 35% से चूक गया। यानी कितने नंबर कम रह गए, 35% नंबर कम रह गए हैं। 450 अंक प्राप्त किए और अपने लक्ष्य से 35% अंक चूक गया है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में कितनी वृद्धि करनी होगी।
बताइए। बहुत बढ़िया, लाखन सिंह का बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई, लाखन सिंह का बिल्कुल सही जवाब है। आप मुझे फटाफट बताइए कि 450 अंक प्राप्त किया है और 35% से चूक गया है, 35% से चूक गया है मेरे भाई। आप मुझे बताइएगा, आप मुझे बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त कि उसे कितने परसेंट नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे मेरे भाई लक्ष्य को पूरा करने के लिए। बहुत सारे बच्चे इसका 35% दे रहे हैं, कुछ बच्चे इसका बचे 70% दे रहे हैं, कुछ 53% दे रहे हैं, कुछ 45, कुछ 35 भी दे रहे हैं। मतलब हर तरीके के क्वेश्चंस आप लोग दे रहे हैं, हर तरीके के जवाब है ना। अब देखिए मेरी बात को समझिए, मैं इसको लेता ही नहीं हूं। मुझसे आंसर प्रतिशत में पूछा गया है, मुझसे किस में आंसर पूछा गया है, प्रतिशत में आंसर पूछा गया है। मैंने कहा मेरा पेपर जो था वो 100 नंबर का था, मान लीजिए मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो 100 नंबर के थे, मुझे जो मार्क्स मिलने हैं वो 100 नंबर के मिलने हैं, 100 नंबर में से 85% मैंने टारगेट रखा है, 85% मैंने टारगेट रखा है, यानी कि मेरे 100 में से जब 85 आएंगे तब जाके मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त होगा, होगा या नहीं। 35% से मैं चूक गया, 100 का 35% कितना होता है 35, यानी 35 अंकों से मैं चूक गया, 35 अंक मेरे कम आए हैं। अगर 35 अंक मेरे कम आए हैं तो क्या मैं केवल 50 अंक लेके आया हूं, 35 अंक मेरे कम आए हैं, क्या मैं केवल 50 अंक लेके आया हूं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मैं अपने अंकों को कितना प्रतिशत बढ़ाऊं कि मुझे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, मैं अपने अंकों को कितना प्रतिशत बढ़ाऊं कि मुझे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। तो मेरे अंक थे 50, मुझे करने हैं 85, तो क्या मुझे 35 बढ़ाने पड़ेंगे। आपने कहा बिल्कुल। किससे बढ़ाने पड़ेंगे, तो आपने कहा 50 से बढ़ाने पड़ेंगे, तो 100 से कितना हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त आपको अपने अंक 70% बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके मेरे प्यारे दोस्त आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने आए हुए अंकों में 70% की वृद्धि कर देते हैं तो मेरे प्यारे साथी आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था बच्चे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। 35% से अपने लक्ष्य से चूक गए हो ना, 35% का मतलब 35 नंबर से चूक गए हो ना। लक्ष्य तब प्राप्त होगा जब आप 85 नंबर लाएंगे, और 35 अंकों से चूक गए हैं यानी इससे 35 अंक कम आए हैं, इससे 35 अंक कम आए हैं, यानी आपके केवल 50 अंक आए हैं मेरे भाई। उसने कहा अंकों के प्रतिशत को कितना बढ़ा दूं कि टारगेट पे पहुंच जाऊं। आपने कहा भैया जी 35 बढ़ाने पड़ेंगे। मैंने पूछा किससे बढ़ाने पड़ेंगे, आपने कहा जी 50 से बढ़ाने पड़ेंगे। तो 100 से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी 70% हो जाएगा। बेटा 35 कम आए हैं, मैं कह रहा हूं तुम्हारे 85 नंबर आएंगे तब आप जो है टॉप करोगे, लेकिन आपके 35 कम रह गए तो कितने नंबर आए, आपने कहा 85 में से 35 घटा दो, 50 नंबर आए हैं हमारे। ठीक है जी, 450 का क्या मतलब था, कोई मतलब नहीं था। ठीक है, चलिए ये 2017 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो आपके सामने फ्रैक्शन लिखी है 11.11, इसका मतलब होता है 11 सही 1/9%। इसका मतलब होता है बच्चे 11 सही 1/9%। ठीक है, फटाफट बताइए बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, एबीसी पब्लिक स्कूल की परीक्षा के लिए 320 छात्रों ने आवेदन किया। कोई एक स्कूल है, उस परीक्षा के लिए 320 लोगों ने आवेदन किया बच्चे। ठीक है, 230 छात्रों ने परीक्षा पास की, यानी कि 320 छात्रों में से 230 छात्रों ने परीक्षा पास की, यानी कि 90 जो है वो फेल हो गए। 90 फेल हो गए, 230 जो हैं वो पास हैं। टोटल जो
परीक्षा आवेदन किया था वो 320 लोगों ने आवेदन किया था। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है और बचे हुए में से 11 सही 1/9, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/9, परीक्षा पास नहीं कर पाए। बचे हुए में से, जो बचे हुए में से, बच्चा ध्यान से सुनो, 320 लोगों ने आवेदन किया। ये वो हैं जो टोटल लोग हैं जिन्होंने आवेदन किया है। अब इसमें मेरे प्यारे दोस्त 230 लोग जो है वो पास हो गए, पास हो गए। बचे कितने? तो आपने कहा जो शेष बचे वो 90 लोग बचे, शेष जो बचे वो 90 लोग बचे। उसने कहा है जो शेष लोग बचे हैं ना, उसका 1/9 परीक्षा पास नहीं कर पाए। यानी 90 में से अगर 1/9 जो है वो परीक्षा पास नहीं कर पाए, यानी 10 लोग जो है वो फेल हो गए। तो मेरे भाई 10 लोग अगर फेल हो गए तो छात्रों की संख्या ज्ञात करें जो परीक्षा के लिए हाजिर ही नहीं हुए। टोटल 320 लोग थे, 230 लोग पास हो गए, 10 लोग फेल हो गए, टोटल 240 लोग हो गए। क्या 320 में से 240 जाएगा? 320 टोटल में से 240 पास फेल वाले हो जाएंगे। क्या 80 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दी होगी? क्या 80 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दी होगी? उसने बस वही पूछा है कि ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है, तो आप कह देंगे ऐसे 80 छात्र हैं। ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है, तो आप कहेंगे ऐसे 80 छात्र हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीनों का बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीनों में से बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। 2017 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 2017 में ये आपसे पूछा गया है बेटा। 11.11 का मतलब 11 सही 1/9 होता है। ठीक है जी, बताइए। बिल्कुल घटा सकते हैं, 90 में से भी 10 घटा दे सकते हैं। अगर टोटल शेष 90 लोग बचे थे, उसमें से 10 फेल हो गए हैं, तो 80 लोगों ने परीक्षा नहीं दी होगी। ठीक है जी, अब देखिए मेरी बात को समझिएगा। दो छात्र हैं, एक रणबीर है एक रणधीर है। ये रणबीर है, ये रणधीर है। एक परीक्षा में बैठे, रणबीर ने रणधीर से 6 अंक अधिक हासिल किए। रणबीर को मैं आरबी ले लेता हूं और रणधीर को मैं आरडी ले लेता हूं। रणधीर से 6 अंक ज्यादा हासिल किए रणबीर ने। ठीक है, यदि रणबीर के अंक उनके अंकों के योग के 56% थे, तो क्रमशः रणबीर और रणधीर के द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने होंगे? ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप लोग मेथड से करते हैं तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी की तरफ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी आप लोगों से बन जाएगा। मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन को कराने की कोशिश करता हूं। पहली इक्वेशन में उसने ये कहा है कि रणबीर के जो अंक हैं वो रणधीर के अंक से 6 ज्यादा हैं। पहली इक्वेशन ये बन चुकी है। दूसरी इक्वेशन में उसने कहा है रणबीर के अंक यानी आरबी जो है, रणबीर के अंक उनके अंकों के योग का, उनके किसके, रणबीर और रणधीर के अंकों के योग का 56% है। 56% है, तो या तो 56% की फ्रैक्शन लिख दो या 56% ऐसे लिख दो। क्वेश्चन ने कहा है बच्चे कि रणबीर के अंक जो हैं वो उन दोनों के अंकों के योग का केवल 56% है। कितने हैं? केवल 56% है मेरे प्यारे दोस्त। अब आप एक चीज समझाइएगा। मैंने कहा 4 से काटिए 14 बार कटेगा। मैंने कहा 4 से काटिए 25 बार कटेगा। कट जाएगा क्या? अब मेरे प्यारे दोस्त अगर ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अब आप मेरे प्यारे साथी एक चीज मुझे बताइए, बहुत छोटी सी चीज मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने आपसे ये कहा मेरे भाई कि रणबीर के अंक अगर 14 हैं, रणबीर के अंक अगर 14 हैं, तो रणबीर और रणधीर के अंक 25 बैठ रहे हैं।
25 में से 14 इसके हो गए तो 11 इसके होंगे, तभी दोनों को मिला के 25 रहेंगे। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं कि रणबीर के अंक रणधीर से कितने ज्यादा हैं, आपने कहा 3 ज्यादा हैं। और क्वेश्चन ने कितने ज्यादा कहा है, क्वेश्चन ने कहा है 6 ज्यादा है। क्या 3 की वैल्यू 6 दी गई है, 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी? अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 14 की वैल्यू 28 हो जाएगी और 11 की वैल्यू 22 हो जाएगी। अगर 1 बराबर 2 तो 14 बराबर 28 हो जाएगा और 11 बराबर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इतना सा क्वेश्चन था जिसकी लैंग्वेज बड़ी उलझाने वाली है। अगर आप चीजों को समझोगे तो आपको जरा सी भी परेशानी नहीं आएगी। मैं तो कहता हूं दिमाग में डाल लो दोस्त, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक। ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप एक बात मेरी समझोगे, बस इस लाइन को गौर से पढ़ लेना। क्वेश्चन ने कहा है यदि रणबीर के अंक मैंने आरबी मान लिए, उनके अंकों के योग का, उन दोनों के अंकों के योग का 56% है, ऐसे ही तो लिखोगे। 4 से काटोगे 14 बार, 4 से काटोगे 25 बार। ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। रणबीर के कितने अंक हैं, 14। आपने 14 यहां रख दिया। दोनों के मिला के अंक कितने हैं, 25 हैं। अगर 25 में से 14 इसके हो चुके हैं तो रणधीर के अंक क्या 11 हो जाएंगे? अब आप मुझे बताइए रणबीर के अंक रणधीर से कितने ज्यादा हैं, 3 ज्यादा है। क्वेश्चन ने कहा है 6 ज्यादा होते हैं। एक पार्ट की वैल्यू 2 के बराबर, तो 14 पार्ट की वैल्यू 28 के बराबर और 11 पार्ट की वैल्यू 22 के बराबर होगी। ठीक है। अब दोस्त मैं इसका दूसरा मेथड बताता हूं। ये इसका पहला मेथड था, ये इसका पहला मेथड था। मैं दूसरा मेथड बताता हूं, सेकंड मेथड। अगर मैं परसेंटेज में 150 क्वेश्चन करा रहा हूं, 139 हो गए, लगभग 200 क्वेश्चन के करीब पहुंचेंगे। अगर मैं 200 क्वेश्चन करा रहा हूं तो आपका भी फर्ज ये बनता है कि अलग से 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करो। और जिस दिन आपने 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरे से अलग कर ली, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, छूटेगा नहीं। लेकिन अगर आप इस भ्रम में है कि हमने क्लास कर ली और यूपीएसआई का पेपर ऐसे ही निकल जाएगा, तो दोस्त सॉरी, फिर समझ में ही बात नहीं आएगी। आपकी प्रैक्टिस बच्चे सबसे ज्यादा मैटर करेगी कि आप मैथ सीखोगे या नहीं सीखोगे। ठीक है। अब आइए दूसरे मेथड को एक बार समझिए, वो होता है बाई ऑप्शन। दूसरा मेथड है बाई ऑप्शन। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा है रणबीर के अंक रणधीर से 6 ज्यादा हैं। रणबीर के अंक रणधीर से 6 ज्यादा हैं, बिल्कुल 6 ज्यादा हैं, बिल्कुल 6 ज्यादा हैं, बिल्कुल 6 ज्यादा हैं, बिल्कुल। अब उसने ये कहा है, दूसरे में कहा है रणबीर के अंक इन दोनों के अंकों का 56% है। इन दोनों का योग कितना होगा, 28 और 2 30, 50 होगा। 50 का 56% निकालना कितना बैठेगा? तो आपने कहा 50 का 56% 28 बैठेगा। बिल्कुल, रणबीर के अंक 28 ही तो बैठ रहे हैं। उसने कहा रणबीर के अंक इन दोनों के अंकों के योग का 56% है। मैंने इन दोनों के अंकों का योग किया, उसका 56% निकाल के देखा, बिल्कुल ठीक बात है, रणबीर के अंक बैठ रहे हैं। तो भाई साहब यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो आप ऐसे भी बाई ऑप्शन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, फटाफट मुझे बताइए। फटाफट बताइए बच्चे। देखिए मैं कुछ टाइप यहाँ छोड़ूंगा ही नहीं। अगर मुझे कुछ कभी ऐसा लगा कि ये टाइप मैंने छोड़ दिया है, ये टाइप नहीं, टाइप तो छूटेगा नहीं, मतलब ये सवाल मुझे बच्चों को कराना चाहिए, तो मैं प्रैक्टिस सेट में उसे लेके आऊंगा। आप सच में इन दोनों चीज़ों को साथ के साथ कवर करते चलना और बाद में मेरे कान पकड़ लेना जी हमसे ये छूट गया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक जो है वो अनिवार्य है। यानी आप 40% अंक लाओगे तो आप पास कहलाओगे। एक प्रतियोगी को 220 अंक मिले और वह 20 अंकों से फेल हो गया। अच्छा ये बताइए पास कितने पे होते हैं, तो आपने कहा 40% पर पास होते हैं।
एक प्रतियोगी को कितने अंक मिले हैं? 220 अंक मिले हैं। अगर उसे 20 अंक और मिल जाते तो क्या ये पास ना हो जाता? यानी मुझे पता चल चुका है कि पास जो होगा वो 240 अंकों पे होगा। एक तरफ वो कहता है कि 40% पे पास होगा, दूसरी तरफ वो कहता है कि 240 पे पास होगा। 40% की वैल्यू 240 है तो 1% की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो परीक्षा में अधिकतम अंक पूछा है, यानी कि वो आपसे मैक्सिमम अंक, यानी कि वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब मेरे प्यारे दोस्त 600 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। देखिए थोड़ा सा समझिए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए मेरे भाई। मैंने आपसे ये कहा किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। क्या बोला है क्वेश्चन ने? अगर एक प्रतियोगी को 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, अगर उसे 30 अंक और मिल जाते तो क्या ये पास ना हो जाता? 20% के साथ साथ अगर उसे 30 अंक और मिल जाते तो ये व्यक्ति पास हो जाता। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं, इस वाले प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे पासिंग मार्क्स से 42 अंक प्राप्त अधिक होते हैं। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर पासिंग मार्क्स से 42 अंक अधिक मिल रहे हैं तो अगर उसे ये 42 नहीं भी मिलते तो भी ये पास हो जाता, यानी ये भी पासिंग मार्क्स है। ध्यान से सुनिए, वो 20% नंबर लेके आया, 30 अंकों से फेल हो गया। अगर उसे 30 अंक और मिल जाते तो क्या ये पासिंग तक पहुंच जाता? आपने कहा बिल्कुल पहुंच जाता। दूसरा व्यक्ति 32% नंबर लेके आया और पासिंग से 42 ज्यादा लाया है, 42 ज्यादा लाया है। अगर उसे 42 नहीं भी मिलते, अगर 42 को मैं हटा भी दूं तो क्या वो पासिंग तक आ जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। अगर दोनों ही तरफ पासिंग मार्क्स हैं तो क्या दोनों को बराबर लिख सकता हूं? तो आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, तो मेरे भाई ये -42 इधर आके +42, 30 और 42 72 हो जाएगा और ये उधर जाएगा, 32 में से 20 जाएगा तो 12% बचेगा, यानी 12% की वैल्यू 72 है। तो मेरे प्यारे भाई 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू 6 हो जाएगी। और क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा है? पासिंग अंक का प्रतिशत क्या है, यानी वो व्यक्ति कितने नंबर पे पास होता है, वो व्यक्ति कितने नंबर पे पास होता है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, यहां से तमाम तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले जो उसने पूछा है उसका जवाब दे देता हूं। अगर मुझे यहां से पता चल चुका है कि 6 की वैल्यू 1% है, 6 की वैल्यू 1% है, तो वो व्यक्ति फेल कितने से हुआ है? 30 से फेल हुआ है। अगर 6 की वैल्यू 1% है तो 1 की वैल्यू कितने परसेंट होगी? इतने परसेंट होगी। तो 30 की वैल्यू कितने परसेंट हो जाएगी? यानी कि मेरे प्यारे भाई वो 5% से फेल हुआ है। इस 30 की वैल्यू 5% है, यानी वो 5% से फेल हुआ है। 20% वो लेके आया था, 5% से फेल हो गया, यानी टोटल 25% पर वो पास होगा। और वही आपसे पूछा है कि भाई साहब बताइए कितने परसेंट पर पास होगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 25% पर पास होगा। अगर वो आपसे यहां से मैक्सिमम मार्क्स भी पूछ सकता था कि बताइए भाई साहब अधिकतम मार्क्स कितने होंगे, यानी वो 100% की वैल्यू पूछ रहा होता। दूसरा, अभी तो पासिंग प्रतिशत पूछा है, वो आपसे पासिंग मार्क्स भी पूछ सकता था, पासिंग मार्क्स भी पूछ सकता था, बताइए कितने नंबर पे वो व्यक्ति पास होगा। ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला, पासिंग प्रतिशत पूछा जा सकता है। दूसरा, वो मैक्सिमम मार्क्स पूछ सकता है। तीसरा मेरे प्यारे दोस्त, वो पासिंग मार्क्स पूछ सकता है। दोबारा से सुनना, ऐसे 2-3 क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त।
ऐसे 2-3 क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा दोबारा से ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक और डायरेक्ट अप्रोच आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उसे बाद में बताऊंगा। ये मूर्खतापूर्ण ऑप्शन है, एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन नहीं देता है। ठीक है, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई। एक व्यक्ति जो है वो 20% नंबर लेके आता है, 20% नंबर लेके आता है और वो 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी उसके 30 अंक जो है वो कम रह जाते हैं। दूसरा व्यक्ति 32% नंबर लेके आता है और वो पास होने से भी 42 अंक ज्यादा ले आता है। तो उसने पूछा है पासिंग प्रतिशत बताओ। एक डायरेक्ट अप्रोच इसकी ये होती है कि जब वो 20% नंबर लेके आता है तो वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी उसे ज्यादा परसेंटेज लानी पड़ेगी। अगर वो 32% नंबर लेके आता है तो उसके पासिंग मार्क्स से 42 अंक ज्यादा आते हैं, यानी इससे कम परसेंटेज लाएगा तो भी वो पास हो जाएगा। यानी अगर पासिंग प्रतिशत पूछा है तो आंसर 20 और 32 के बीच में होगा। क्या ये 20 और 32 के बीच में है? नहीं, 20 पे फेल है, 32 पे ज्यादा आ रहे हैं, तो आंसर 20 और 32 के बीच में होगा। आंसर हम लोग डायरेक्टली डी ऑप्शन टिक कर देंगे। लेकिन मैंने कहा कि ये ऑप्शन फर्जी है, एग्जामिनर इतने मूर्खतापूर्ण ऑप्शन देता ही नहीं है। वो सारे के सारे ऑप्शन आप लोगों को मेरे भाई 20 से ज्यादा देगा और मेरे भाई 32 से कम देगा, इन दोनों के बीच के ही देगा। अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, मैं तीनों क्वेश्चन को इससे ही क्लियर कर देता हूं। एक मेरे प्यारे दोस्त, पहला व्यक्ति 20% नंबर लेके आता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी अगर इसके नंबरों में 30 अंक और जुड़ जाएं तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा, यानी ये पासिंग मार्क्स हैं, ये पास होने वाले नंबर हैं। एक दूसरा व्यक्ति है जो 32% नंबर लाता है और पास होने से 42 अंक नंबर ज्यादा लाता है। मतलब अब के अब अगर उसके 42 अंकों को इसमें से हटा भी दिया जाए तो मेरे प्यारे दोस्त वो व्यक्ति पास हो जाएगा। ये भी पासिंग नंबर है, ये भी पासिंग नंबर है, इसलिए दोनों को बराबर लिख दिया। 32 में से 20 जाएगा, 12% बचेगा, 30 और 42 72 होते हैं। अगर 12% की वैल्यू 72 है तो 1% की वैल्यू 6 हो जाएगी। उसने पूछा है कि भैया कितने परसेंट से ये व्यक्ति जो है वो पास हुआ, कितने परसेंट पे व्यक्ति पास होगा। यानी अगर मुझे परसेंट निकालना है तो मैंने देखा कि 6 नंबर की 1% होती है, तो 1 नंबर की 1/6% होगी, तो 30 नंबर की मेरे भाई 5% होगी। यानी 30 नंबर के 5% होते हैं। 20% वो लेके आया, 5% और मिल जाते तो वो 25% पर वो व्यक्ति पास हो जाता, यानी पासिंग प्रतिशत 25% है। अगर 1% की वैल्यू 6 है, अगर 1% की वैल्यू 6 है तो 100% की वैल्यू ही मैक्सिमम मार्क्स होती है। 100 की गुणा कर दोगे तो 600 नंबर उसके मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे, अधिकतम अंक जो है वो 600 हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर मैं पासिंग मार्क्स पूछूं तो 600 टोटल नंबर थे, ये जो है वो पासिंग मार्क्स है। इस व्यक्ति के 20% नंबर आए, 20% नंबर आए तो इसके 120 नंबर आए, और 120 में अगर 30 और जोड़ दोगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा, यानी 150 नंबर पे व्यक्ति पास हो जाता है। या फिर एक काम करो, डायरेक्ट टोटल नंबर का पासिंग प्रतिशत निकाल लो। ये कितना आया था? 25% आया था। आप मैक्सिमम मार्क्स का 25% निकाल दोगे तो वो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे 150। ठीक है, 150 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके जैसा क्वेश्चन, मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। सारे बच्चों को तीनों आंसर देने हैं, सारे बच्चों को तीनों आंसर देने हैं। पासिंग प्रतिशत भी बताना है, पासिंग मार्क्स भी बताने हैं, और मैक्सिमम मार्क्स भी बताने हैं इस क्वेश्चन में। पासिंग प्रतिशत भी बताना है, पासिंग मार्क्स भी बताने हैं, और मैक्सिमम मार्क्स भी आप लोगों को बताने हैं बच्चे। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? बताइए
क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए दोस्त, हाँ, एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। वो 20% नंबर लेके आया और 40 अंकों से फेल हो गया। भाई साहब 40 और दे दो इसे, ये पास हो जाएगा, यानी ये पासिंग वाले नंबर है। ठीक है। एक अन्य छात्र जिसने 32% अंक प्राप्त किए, दूसरे ने 32% अंक प्राप्त किए, न्यूनतम आवश्यक पास अंकों से 47 अंक अधिक लाया, ज्यादा लाया है। अगर ये 47 नहीं भी लाता तो भी पास हो जाता, यानी ये भी पासिंग मार्क्स है। क्या ये बात समझ में आई? 47 में 40 जोड़ा तो 117 हो गया। 47 में 40 जोड़ा तो 117 हो गया, नहीं 87, 47 और 4 7 4 87 हो जाएगा। 47 में 40 जोड़ा तो 87 हो गया बच्चे, हो गया। अगर 32 में से 20 जाएगा तो 12% आएगा। 32 में से 20 जाएगा तो 12% आएगा। अगर 12% की वैल्यू 87 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 12 जो है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, उसने पूछा है परीक्षा के लिए अधिकतम अंक, यानी वो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो वो आपसे ये क्वेश्चन यहां से पूछना चाह रहा है मेरे भाई। 4 से काटोगे 25 बार कटेगा, 4 से काटोगे 3 बार कटेगा, 3 से काटोगे 29 बार कटेगा। 25 निम्मा 225 को 5 हासिल 22, 25 दूनी 50 और 22 72 हो जाएंगे, यानी कि ये उसके अधिकतम अंक हो जाएंगे। ये उसके अधिकतम अंक हो जाएंगे मेरे भाई। कितने अंक हो जाएंगे? अधिकतम अंक 725 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? अधिकतम अंक 725 हो जाएंगे। थोड़ी सी पेचीदी कैलकुलेशन पड़ेगी, इसीलिए इसने अन्य दो का पूछा नहीं है। अन्य दो का मेरे भाई पूछा नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। अगर वो आपसे ये पूछता है पास कितने नंबर पे होगा, पासिंग मार्क्स बताइए, पासिंग मार्क्स कितने नंबर पे कोई व्यक्ति पास होगा, अगर वो आपसे ये पूछ लेता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति ये पूछ लेता है भैया जी पासिंग मार्क्स बताइए, तो वो आपसे इस पूरे की वैल्यू पूछना चाह रहा है, ये पासिंग मार्क्स ही है। यानी जितना मैक्सिमम मार्क्स हैं, टोटल 725 में से नंबर मिले हैं, इसके कितने परसेंट आए हैं? 20%, यानी 20% का मतलब 1/5 होगा। इतने नंबर इसके आए हैं, इसे 40 और दिए जाएंगे तभी तो ये व्यक्ति पास होगा, तो ये पासिंग मार्क्स हो जाएंगे बच्चे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, 5 एकम 5 होगा, 2 बचेंगे, 5 चौक 20 होगा, 5 पंजे 25, 145 नंबर इसके आए हैं, 40 और मिलेंगे तब जाके ये 185 पे पास होगा। यानी पासिंग मार्क्स पूछे जाएं तो आप बता देंगे 185 नंबर पे कोई भी व्यक्ति पास होगा। 185 नंबर पे कोई भी व्यक्ति पास होगा। अगर आपसे पूछा जाए भैया जी पासिंग प्रतिशत बताइए, पासिंग प्रतिशत कितना होगा, कोई व्यक्ति कितने परसेंट पे पास होगा, अगर ये आपसे पूछा जाता है तो आप ये देखिएगा कि 185 पे कोई व्यक्ति पास होता है कितने में से? 725 में से। तो 100 में से कितना? ऐसे ही तो आपकी परसेंटेज निकाली जाती थी जब आप छोटे थे, आपको ऐसे ही तो रिजल्ट कार्ड मिलता था कि आपके नंबर आए हैं 185, कितने में से? 725 में से। तो 100 में से कितना आपकी परसेंटेज यहां बता दी जाती थी। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां अब देख लो आपकी कितनी परसेंटेज आएगी। बस ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 100% की वैल्यू पूछी जा सकती है बच्चे, ये मत पूछो 1/5 कैसे लाए, पूनम गोल्डी रस्तोगी, ये मत पूछो बेटा। 20% नंबर आए हैं और 20% की फ्रैक्शन मतलब आज 11वीं क्लास चल रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पिछली 10 क्लासेस का कोई फायदा नहीं है अगर आप 20% को 1/5 क्यों लिखते हैं ये पूछ रहे हैं। दोस्त मेरे, अपने आप को हर मोमेंट पे एडवांस रखना होगा, अपने आप को हर मोमेंट पे अपडेट रखना होगा। और मैं आपसे ये कहता हूँ मेरे भाई, पहले की चीज़ों का रिवीजन जरूर किया करो, नहीं तो लास्ट में नील बटे सन्नाटा हाथ लगेगा, कुछ नहीं आया हम लोगों को। और आप अपनी कमी थोड़ी ना बताओगे, आप ये बताओगे मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, आप ये बताओगे जी उनके बस की नहीं है पढ़ाना। आप एक भी मोमेंट पे ये नहीं कहोगे कि उन्होंने बार बार कहा था कि घर जाके थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, पुरानी चीज़ों को पढ़ना। लेकिन आप
ये क्यों कहोगे? क्योंकि वो बात आप पर आ जाएगी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैथ्स में कितना स्कोर सेफ रहेगा? 40/40, मतलब 40 क्वेश्चन बटे 40 क्वेश्चन। 2.5 नंबर का होता है, 100/100 आना चाहिए। फटाफट बताइए, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, फेल कितने नंबर पे होगा, देख रहे हो कैसा बढ़िया क्वेश्चन पूछा है भाई। जब इतने नंबर पे फेल होता है, पास होता है 185 पे, तो 185 से नीचे फेल ही रहेगा। अगर मेरिट आपकी 200 नंबर पे लगती है तो आप फेल कितने पे रहोगे? अब मूर्ख प्राणी, क्वेश्चन तो देख लिया करो क्या पूछ रहे हो। 200 नंबर पे, 200 नंबर पे आपको पास होना है, मेरिट में पास होना है, फेल कितने पे रहोगे? 200 से नीचे फेल हो। एक कह रहा जी फेल कितने पे होंगे। कुछ भी बोलते हो, कुछ भी। सेल्ड थोड़ी ना मिलनी है कि क्वेश्चन पूछना ही जरूरी है। आइए पढ़िएगा क्वेश्चन बच्चे। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि अगर वो 40% अंक प्राप्त करता है तो वो कितने अंक कम रह जाते हैं? 60 अंक जो है उसके कम रह जाते हैं। रह गए बच्चे। उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी है जो 45% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वह 22 अंक जो है वो ज्यादा लेके 22 अंकों से फेल हो जाता है। यहां भी फेल हो रहा है, यहां भी फेल हो रहा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा लोचा है। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे, एक में फेल होता था, एक में पास होता था। लेकिन इस बारे में देखिए बच्चे, दोनों जगह वो फेल हो रहा है, तो दोनों जगह हमें जोड़ना पड़ेगा। इस चीज को दिमाग में सेट रखना। कैसे? अगर वो व्यक्ति 40% अंक प्राप्त करता है तो भी फेल हो जाता है 60 अंकों से। अगर उसे 60 अंक और मिल जाए तो वो व्यक्ति पास हो जाएगा। वो व्यक्ति मेरे भाई पास हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर उसे 45% अंक मिलते हैं तो भी वो फेल हो जाता है, यानी कि वो 22 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि अगर उसे 22 अंक और मिल जाएं तो वो व्यक्ति जो है वो पास हो जाएगा। दोनों ही जगह पास मार्क्स हैं। ठीक है, आपने कहा जी 45 में से 40 जाएगा, 5% बचेगा, और 60 में से 22 जाएगा तो 38 बचेगा। आ जाएगा। 5% की वैल्यू 38 है तो 1% की वैल्यू इतनी हो जाएगी क्या? क्वेश्चन कहना चाह रहा है परीक्षा के कुल अंक बताइए, यानी मैक्सिमम मार्क्स, यानी वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, 38 दूनी 76 होते हैं, यानी कि आप लोग कहेंगे टोटल मार्क्स जो है वो 760 है। टोटल मार्क्स जो है वो 760 है बच्चे। ठीक है, मैथ समझ में आता है पर क्वेश्चन नहीं होते, ऐसे भी कमेंट मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे भाई थोड़ा सा प्रैक्टिस की कमी है। सच बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। बार बार क्वेश्चन ना हो तो मेरे भाई फिर भी कोशिश करो। यकीन मानना कि क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक ऐसा डाटा तैयार कर रहा हूं, एक ऐसा डाटा तैयार कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, कि आपके सामने क्वेश्चन होंगे, क्यूआर कोड होगा, और अगर किसी क्वेश्चन पे आप लोग अटकते हैं तो क्यूआर कोड स्कैन करना, मेरे द्वारा बताए गए सॉल्यूशन पे आप पहुंच जाओगे डायरेक्ट। ठीक है, कितने दिन में हो पाएगा वो तो मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे डाटा पे मैं काम कर रहा हूं। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक परीक्षा पास करने के लिए कुल अंकों का 36% और विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए 84% अंकों की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर आप लोग जो है केवल पास होना चाहते हैं तो आप 36% अंक ले आइए, केवल आप पास हो जाएंगे। पास करने के लिए केवल इतने परसेंट अंक चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भैया विशेष योग्यता, यानी कि अगर आप लोग डिस्टिंक्शन बनाना चाहते हैं, प्रथम श्रेणी से पास करना चाहते हैं, तो आपको 84% नंबर लाने पड़ेंगे। जैसे आप लोगों ने, जब आप बचपन में होंगे, छोटे होंगे, तब आपने एक चीज जानी होगी
कि जब हम 33% नंबर लाते थे तो हम पास हो जाते थे, लेकिन जब हम 75% नंबर लाते थे तो हमें डिस्टिंक्शन प्राप्त होती थी, हमें डिस्टिंक्शन मिलता था। ठीक है, डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं। वही वो कहना चाह रहा है कि अगर आप 36% नंबर लाओगे तो आप पास कहलाओगे, लेकिन अगर आपको फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन से पास होना है, विशेष योग्यता से पास होना है, तो आपको 84% नंबर लाने होंगे। ठीक है, एक छात्र ने 398 अंक प्राप्त किए। एक छात्र 398 अंक प्राप्त करता है और 16 अंकों से फेल हो जाता है। अगर उसे 16 अंक और मिल जाएं तो क्या वो व्यक्ति पास हो जाएगा? 398 लाने के बावजूद वो 16 नंबर से फेल हो गया, यानी अगर 398 में 16 और जुड़ जाएं, क्या वो व्यक्ति पास हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर वो व्यक्ति पास हो जाएगा तो पासिंग मार्क्स कितने हैं? 36% है, यानी ये जो वैल्यू है ये केवल और केवल 36% की वैल्यू है। ये जो वैल्यू है ये केवल और केवल 36% की वैल्यू है बच्चे। तो उसने पूछा है विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए छात्र को कितने अंक प्राप्त करने चाहिए, यानी कि वो 84% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 36% की वैल्यू इतनी है, 36% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 398 और 16 414 हो जाएगा। 36% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू इतनी हो जाएगी। क्वेश्चन ने आपसे 84% की वैल्यू पूछी है, क्योंकि विशेष योग्यता से पास वो 84% पे होगा। अब यहां से मेरे भाई क्वेश्चन को देख लो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। 9 चौक 36, 9 छिक्का 54, 9 चौक 36 होता है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 छिक्का 126 को 6 हासिल 12, 21 चौक 84 और 12 96 हो जाएंगे। यानी अगर वो 966 नंबर लाता है तो वो डिस्टिंक्शन से पास हो जाएगा। ठीक है, अगर वो 966 नंबर लाता है तो वो डिस्टिंक्शन से पास हो जाएगा। कितने से पास हो जाएगा? डिस्टिंक्शन से पास हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आइए ये यूपीएसआई 14/11/2021 में पूछा गया है। शायद इससे पहले वाले जो टाइप है, शायद इससे पहले वाला जो टाइप है जो हमने अभी किया है पास फेल वाला, वो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? कौन कौन से तरीके आप इस क्वेश्चन में सोच सकते हैं? आराम से सोचिएगा, मॉक टेस्ट को जरूर करिएगा। जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन नहीं होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जो मैं प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ 4 बजे 3 बजे, उसे जरूर सॉल्व करिएगा। और जो क्वेश्चन नहीं होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उसे आप लोग जो है एक नई कॉपी में नोट जरूर करिएगा। जब भी टाइम मिले उन्हीं का रिवीजन जरूर करिएगा। ठीक है, अपने आप चीजें स्ट्रांग होती चली जाएंगी। फटाफट बताइए सर, 143 शायद गलत हुआ है, कैसे? चलिए यहां आइए मेरे भाई, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? अगर मैं आपसे कहूं कि 25,000 छात्रों के एक कॉलेज में 55% लड़के हैं, 55% लड़के हैं, तो बेटा जी लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 100 में से 55 घटा दो, 45% लड़की हो जाएंगी। ये बात क्लियर हो चुकी है। अगर 55% लड़के हैं तो 45% जो है वो लड़की हो जाएंगी। ठीक है, यदि 30% लड़कियां और 50% लड़के परीक्षा में फेल हो जाते हैं, 30% लड़कियां फेल हो जाती हैं तो 70% लड़कियां पास हो जाती होंगी। 70% लड़कियां पास हो जाती होंगी। और अगर 50% लड़के परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो 50% बचे वो पास हो जाते होंगे। तो परीक्षा में पास होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में पास होने वाले छात्र कितने रहेंगे।
आप मुझे ये बताइए टोटल छात्र कितने हैं? आपने कहा टोटल छात्र हैं 25,000। अगर इसमें लड़कों की संख्या पूछूं तो लड़कों की संख्या है 55%। कितनी? 55%। क्या ये टोटल लड़के आ गए? आपने कहा जी टोटल लड़के आपके सामने आ चुके हैं। अगर टोटल लड़कों में से 50% लड़के फेल हुए हैं तो 50% ही पास हुए होंगे। क्या ये पास की संख्या आ जाएगी? आपने कहा बिल्कुल आ जाएगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो जाएगा। हो जाएगा मेरे भाई। तो आपने कहा लड़के कितने पास है मेरे भाई? 55 पंजे कितना होता है? 275 होता है। और 275 की गुणा 25 में यहां कर देंगे। 25 पंजे 125 को 5 हासिल लगे 12, 25 सत्ते 175 और 12 187 को 7 हासिल 18, 25 दूनी 50 और 18 कितने हो जाएंगे? 6875 हो जाएंगे। क्या लड़कों की संख्या आपके सामने आ चुकी है? अब लड़कियों की संख्या ऐसे निकाल लो। टोटल थे 25,000 लोग, ठीक है। 45% जो है, 45% जो है वो मेरे प्यारे दोस्त, 45% जो है मेरे प्यारे भाई यहाँ पे लड़कियां होंगी। अगर 55% लड़के हैं तो 45% लड़की। अगर 30% लड़कियां फेल हुई हैं तो 70% लड़कियां पास हुई हों। तो आपने 4 जीरो से फिर से 4 जीरो उड़ा दी। उड़ा दी क्या? तो 7 पंजे 35 को 5 हासिल लगे 3, 7 चौक 28 और 3 31 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त 25 पंजे 125 को 5 हासिल 12, 25 एकम 25 और 12 37 को 7 हासिल 3, 25 तिया 75 और 3 78 हो जाएगा। ये मेरे प्यारे दोस्त टोटल लड़के हैं, ये लड़कियां हैं। उसने टोटल पूछा है, दोनों को जोड़ दीजिए। 5 5 10 को 0 हासिल 1, 7 7 14 15 को 5 हासिल 1, 750 पीछे आ रहा है और 7 6 13 1 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इतनी बात आपके समझ में आई? बोलेंगे एक बार, क्या इतनी बात आपके समझ में आई? तो आपने कहा जी इतनी बात हमारे समझ में आ चुकी। फटाफट से बताइए क्या इतनी बात आपके समझ में आई? तो आपने कहा जी इतनी बात हमारे समझ में आ चुकी। मैं इसका दूसरा तरीका भी बताता हूं मेरे प्यारे दोस्त। दूसरा तरीका थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। जो बच्चे एलिगेशन कर चुके हैं, क्या उनके दिमाग में एक पल के लिए भी नहीं आया कि यहां एलिगेशन लग सकता था? क्या उनके दिमाग में एक पल के लिए भी नहीं आया कि यहां एलिगेशन लग सकता था? फटाफट बताइए बच्चे। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या उनके दिमाग में एक पल के लिए भी नहीं आया कि यहां एलिगेशन लग सकता था? बड़ा आसान। कैसे? एक तरफ लड़कियों का पासिंग प्रतिशत दिया है, एक तरफ लड़कों का पासिंग प्रतिशत दिया है, दोनों का मिला के आपसे पूछा है कि दोनों मिला के कितने विद्यार्थी पास हुए। तो कहीं ना कहीं तो एलिगेशन दिमाग में आया होगा, कहीं ना कहीं तो एलिगेशन दिमाग में आया होगा। ध्यान से सुनना। लड़कियां कितनी फेल हुई हैं? लड़कियां यानी यहां गर्ल्स ले लीजिए, यहां बॉयज ले लीजिए। लड़कियां कितनी फेल हुई हैं? 30%। तो पास कितनी हो गई होंगी? 70% लड़कियां पास हो गई होंगी। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं। लड़के 50% फेल हुए हैं तो पास कितने हो जाएंगे? 50% ही पास हो जाएंगे। अब आपसे पूछा गया है टोटल लड़के और लड़कियां टोटल कितने पास हुए हैं, आपसे वो इस वैल्यू को पूछना चाह रहा है। लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़के हैं 55% और लड़कियां हैं मेरे भाई 45%। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। आपने 5 से इसे काटा 9 बार, 5 से इसे काटा 11 बार, कट जाएगा क्या? तो आपने कहा बिल्कुल कट जाएगा। अब आप मुझे ये बताइएगा मेरे भाई कि मैं इस वैल्यू को कितना लूं कि उसमें से 50 घटाने पर तो 9 आ जाए और उस वैल्यू को 70 में से घटाने पर 11 आ जाए। तो क्या आपके दिमाग में एक पल के लिए भी 59 नहीं आया? 59 में से 50 जाएगा तो 9 आ जाएगा, 70 में से 59 जाएगा तो 11 आ जाएगा। यानी कि लड़के और लड़की मिला के टोटल 59% जो है,
टोटल 59% जो है वो मेरे प्यारे दोस्त पास है। इसका मतलब अगर मैं 25,000 का डायरेक्ट 59% निकाल दूं, डायरेक्ट 59% निकाल दूं, तो ये पासिंग विद्यार्थी मेरे सामने आ जाएंगे। 25 निम्मा 225 को 5 हासिल लगे 22, 25 पंजे 125 और 22 कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा। ये आ गया डायरेक्ट 14,750। ठीक है, ये एलिगेशन है बेटा, करना वही जो एलिगेशन को जानता हो, जिसने एलिगेशन अभी पढ़ा हो, नहीं तो आपके सामने डायरेक्ट मेथड है। ये आपके सामने डायरेक्ट मेथड है मेरे भाई। ठीक है, यही मेरी चीज समझ में आ गई आप लोगों के, तो आप कहेंगे जी ये चीज जो है वो हम लोगों के समझ में आ चुकी। बोलो, आगे बढ़ जाए। हाँ पप्पू भाई, बिल्कुल 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 कर सकते हैं। ठीक है जी, दोनों मेथड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चे, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। एक बार पढ़ने की कोशिश करिए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे केवल परसेंटेज से, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे केवल और केवल परसेंटेज से मेरे भाई। देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि मैथ सीखना मैथ सीखना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रैक्टिस के। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही अच्छे से आप मैथ सीखेंगे, जितनी कम प्रैक्टिस उतना ही गंदे तरीके से आप मैथ सीखेंगे, मतलब आप मैथ नहीं सीख पा रहे होंगे। ठीक है, आप बिना कहे बिना किसी से पूछे बस मैथ्स के पीछे पड़ जाइए, मैथ्स के पीछे पड़ जाइए, आप 100% मैथ्स सीख जाएंगे। ऊपर नहीं काटेंगे, नीचे काट सकते हैं बच्चे। किसी कक्षा में 60% छात्र जो हैं वो लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। किसी परीक्षा में 45% लड़कियां पास होती हैं और 40% लड़के फेल होते हैं। यदि फेल होने वाले लड़कियों की संख्या 66 है, तो परीक्षा में पास होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करें कि पास होने वाले लड़के कितने होंगे। फटाफट मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। ठीक है, बताइए, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, किसी कक्षा में 60% छात्र जो हैं वो लड़कियां हैं। ठीक है, और शेष लड़के हैं। अगर 60% लड़कियां हैं तो 40% कौन हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। ये लड़के हो जाएंगे यानी ये बॉयज हो जाएंगे। क्या कोई दिक्कत है इस बात में? आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। किसी परीक्षा में 45% लड़कियां पास होती हैं। अगर 45% पास होती हैं तो 65% क्या हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी। 65% नहीं होंगी, 65% नहीं होंगी, 55% जो है वो फेल हो जाएंगी। अगर 45% लड़कियां पास होती हैं तो 55% लड़कियां जो हैं वो फेल हो जाएंगी। ठीक है, 40% लड़के फेल होते हैं, 40% लड़के फेल होते हैं तो 60% लड़के पास हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? देखिए, यदि फेल होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है, मेरे हिसाब से फेल होने वाली लड़कियों का प्रतिशत कितना है, 55। 55% की वैल्यू कितनी दी है, 55% की वैल्यू 66 दी है। 55% की वैल्यू 66 दी गई है आप लोगों को। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी। तो 100% की वैल्यू, क्या ये टोटल लड़कियों की संख्या आपके सामने आ जाएगी? यानी कि मेरे भाई 11 छिंग 66, 11 पंजे 55, 5 से काटेंगे 20 बार, यानी लड़कियों की संख्या 120 है। टोटल लड़कियों की संख्या 120 है।
यानी 60% लड़कियों की वैल्यू 120 है, तो क्या 1% लड़कियों की वैल्यू 2 आ जाएगी? आया ना? अगर 60% लड़कियां हैं और मेरे हिसाब से लड़कियों की वैल्यू 120 है, तो 60% की वैल्यू 120 है, तो 1% की 2 आ जाएगी। तो 40% लड़कों की, मेरे भाई, लड़कों की संख्या 80 आ जाएगी। गर्ल्स जो हैं वो 120 हैं और बॉयज जो आ जाएंगे टोटल 80 आ जाएंगे। क्या कोई समस्या? आपने कहा कोई समस्या नहीं है। उसने कहा लड़कों के 40% लड़के फेल होते हैं, 60% पास होते हैं। बस उसने पासिंग का नंबर पूछा है। टोटल लड़के हैं 80, इसका 60% पास हो जाते हैं, यानी कि टोटल कितने लड़के पास हो जाते हैं? आप कहेंगे टोटल 48 लड़के पास हो जाते हैं। है थोड़ी ना क्वेश्चन में, सारा खेल मेंटेलिटी का है। दोबारा समझ लो एक बार, इतनी लाइन पढ़ो तो सही मेरे साथ। किसी कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, अगर 60% लड़कियां हैं तो 40% लड़के होंगे, 100% ये होगा। ठीक है, शेष लड़के हैं, मैंने लिख दिया शेष लड़के हैं। किसी परीक्षा में, कोई एक परीक्षा होती है, उसमें 45% लड़कियां पास होती हैं। आपको समझ आना चाहिए कि अगर 45% लड़कियां पास होती हैं तो बची हुई 55% लड़कियां फेल होती होंगी टोटल में से। अगर 40% लड़के फेल होते हैं तो बचे हुए 60% जो है वो पास होते होंगे। ये आपको समझ आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ने कहा है कि बताइए कितने लड़के पास हुए। अगर कैसे भी करके मुझे लड़कों की संख्या पता चल जाए तो मैं उसका 60% निकाल दूंगा, मुझे पता लग जाएगा कितने लड़के पास हुए। अब आप मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा। कौन सी छोटी सी बात है बच्चे? अगर मैं आपसे ये कहता हूं अगर मैं आपसे ये कहता हूं मेरे प्यारे भाई, कि लड़कियां फेल कितनी हैं? फेल होने वाली लड़कियां 66 हैं। मेरे हिसाब से फेल होने वाली लड़कियां कितनी हैं? 55% है। यानी 55% की वैल्यू 66 दी गई है, तो 1% की वैल्यू इतनी आ जाएगी, तो 100% की वैल्यू लड़कियों की संख्या आ चुकी है। अगर लड़कियों की संख्या 120 आ चुकी है तो लड़कियां थी कितनी? 60%। यानी 60% की वैल्यू 120 है, तो 1% की वैल्यू 2। तो मेरे प्यारे दोस्त 40% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 आ जाएगी। आया ना? क्या ये मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? आपने कहा जी आपकी बात जो है वो समझ में आ चुकी है, लड़कों की संख्या 80 आ चुकी है। तो मेरे प्यारे दोस्त उसने कहा है लड़कों की संख्या का 60% पास है, वो कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। चीजें क्लियर हुई? बोलो, चीजें क्लियर हो गई या नहीं हुई? तो आपने कहा जी चीजें क्लियर हो चुकी है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, क्या इतना सब कुछ करने की जरूरत थी? मैं आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बहुत प्यार से। आपने कहा जी 66 लड़कियां फेल हैं, मैंने कहा 55% लड़कियां फेल हैं। मुझे यहां से पता चल गया 55% लड़कियां फेल हैं, 55% लड़कियां फेल हैं। उसने कहा है 66 लड़कियां फेल हैं, 55% की वैल्यू 66 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? या 1% की वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है 60% लड़के फेल हैं, 60% लड़के, वो 60% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 60% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 11 छिंग 66, 11 पंजे 55, है ना? 5 से काटा, 12 बार कट गया। आ गया आंसर? बोलो, आ गया आंसर? जो ये आप लिख रहे हो भाई साहब, जो चीज सोच रहे हो जी इतना करने की क्या जरूरत थी, वो क्या करने की जरूरत थी, जब ये संख्या आपको अलग अलग दी गई है,
लड़कों की संख्या अलग, लड़कियों की संख्या अलग है, लड़कों की संख्या अलग है, तो आपको अलग अलग मात्रा नहीं निकालनी पड़ेगी। आप मेरी बात को समझो, इतना इतना आसान नहीं है चीजों को एक साथ मर्ज कर पाना। आप चीजों को समझने की कोशिश करो, ये करना ही आप लोगों को नहीं था। बड़े बड़े कमेंट आप लोग लिख रहे हैं, बड़े बड़े कमेंट आप लोग लिख रहे हैं। अगर अगर यहां सेम होती चीजें, लड़कियां और लड़के बराबर होते, तब हम डायरेक्टली उसको कर सकते थे, तब हम डायरेक्टली उसको कर सकते थे बच्चे। ठीक है जी, तब हम डायरेक्टली उसको कर सकते थे। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा डाउट में हैं। 60% छात्र लड़कियां हैं, तो बचे हुए 40% लड़के होंगे, ये क्लियर है। उसने कहा है 45% लड़कियां पास होती हैं, तो 55% फेल होती होंगी। 40% लड़के फेल होते हैं, तो 60% लड़के पास होते हैं। उसने फेल होने वाली लड़कियां 66 दी हैं, मेरे हिसाब से फेल होने वाली लड़कियां 55% है। 55% की वैल्यू 66 है, तो 1% की वैल्यू इतनी, तो 100% ये टोटल लड़कियों की संख्या आ जाएगी। टोटल लड़कियां हैं 60%, यानी 60% की वैल्यू 120 है, तो 1% की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो मेरे भाई 40% की वैल्यू 80 आ जाएगी, यानी टोटल लड़कों की संख्या 80 आ चुकी। अगर टोटल लड़कों की संख्या 80 आ चुकी है, तो 60% उसका पास है, तो 48 टोटल पास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्त, अब आपके सामने शुरू होता है वेन आरेख। हेडिंग बनाइएगा, वेन आरेख, वेन डायग्राम। आज आपको पास फेल के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उन्हें बहुत अच्छे से कर लेना। और आप लोग पीछे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेना, आपसे कुछ बचेगा नहीं मेरे भाई। वेन आरेख क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है, ठीक है। सर सही उत्तर के लिए इतने मिलते हैं, गलत के लिए इतने मिलते हैं, वो वाले करा दीजिए, वो नंबर सिस्टम का पार्ट है, वो इसका पार्ट नहीं है। आप मुझे ये बताइए, वेन आरेख से आप क्या समझते हैं। वेन, हाँ, वेन आरेख से आप क्या समझते हैं बच्चे, फटाफट बताइए। देखिए समझने की कोशिश करना। वेन आरेख एक्चुअल में होता क्या है। कुछ बच्चों को मैथ्स पसंद है, आपने ये क्वेश्चन सुने होंगे, कुछ बच्चों को मैथ्स पसंद है, कुछ बच्चों को जो है वो मेरे भाई रीजनिंग पसंद है, और ऐसे कुछ बच्चे हैं जिन्हें दोनों पसंद है। बात को सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैथ्स पसंद करने वाले लोग, ध्यान से सुनना, मैंने कहा मैथ्स पसंद करने वाले लोग 40% हैं, मैथ्स पसंद करने वाले लोग 40% हैं, रीजनिंग पसंद करने वाले लोग 30%, मैंने ऐसे ही बोल दिए। मैथ्स पसंद करने वाले लोग 40% हैं, रीजनिंग पसंद करने वाले लोग 30% हैं, और दोनों को पसंद करने वाले लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें मैथ और रीजनिंग दोनों पसंद होंगी। ऐसे लोग जो हैं वो मेरे भाई 20% हैं। ऐसे लोग जो हैं वो 20% हैं। तो मेरे भाई बताइए, कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है। बताइए कितने परसेंट लोग ऐसे हैं, कितने परसेंट लोग ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है, जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है, कुछ भी पसंद नहीं है, कुछ भी पसंद नहीं है, कुछ भी पसंद नहीं है। ना मैथ्स पसंद है, ना रीजनिंग पसंद है। ऐसे कितने परसेंट लोग हैं। पहले एक 2 वाला समझ लो, एक 3 वाला समझ लेना, उससे अलग पेपर में आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा। और आज ही ये आपका टॉपिक जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी, ये जो पूरा लिखा हुआ है, ये जो पूरा सर्किल आप लोगों को दिख रहा है, ये मैथ्स को पसंद करने वाले लोगों का है। यानी कि इनको मैथ्स पसंद है, इनके फेवरेट सब्जेक्ट में मैथ्स आता है। ठीक है जी।
ये जो पूरा सर्किल दिया हुआ है ये रीजनिंग पसंद करने वाले लोगों का है, इन्हें रीजनिंग पसंद है, इन्हें रीजनिंग पसंद है। और ये जो दोनों का पार्ट आ रहा है ये मेरे भाई मैथ्स और रीजनिंग दोनों पसंद हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें मैथ्स और रीजनिंग दोनों पसंद है। अगर मेरे प्यारे दोस्त, अगर मेरे प्यारे भाई, मैं इस पूरे सर्किल में से इस वाले पार्ट को हटा दूं, इस वाले पार्ट को हटा दूं, तो ये वो लोग आ जाएंगे जो केवल और केवल मैथ्स को पसंद करते होंगे। भाई ये पूरा सर्किल है मैथ्स को पसंद करने वाले का, मैंने अभी केवल नहीं लगाया है। हो सकता है इन्हें रीजनिंग भी पसंद हो, पर मुझे ये पता है कि ये पूरा सर्किल मैथ्स को पसंद करने वाले लोगों का है, वो 40% है। अगर पूरे सर्किल में से इस वाले पार्ट को हटा दूं जो दोनों का कॉमन है, तो वो लोग आ जाएंगे जो केवल मैथ्स को पसंद करते हैं, केवल मैथ्स को पसंद करते हैं। अगर पूरे सर्किल की वैल्यू 40% थी, दोनों को पसंद करने वाले 20 हैं, तो 40 में से 20 को हटा दो, केवल मैथ्स को पसंद करने वाले 20% लोग आ जाएंगे जो केवल और केवल मैथ्स को पसंद करते होंगे, केवल और केवल मैथ्स को पसंद करते होंगे। यानी यहां से लेके इस वाले की वैल्यू जो आ जाएगी वो 20% आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसके टोटल में से, अगर मैं इसके टोटल में से, ये पूरा रीजनिंग का है 30%, अगर रीजनिंग में से मैं इस पार्ट को हटा दूं, 30 में से 20 घटा दूं, तो केवल 10% लोग ऐसे आएंगे, केवल 10% लोग ऐसे आएंगे जिन्हें केवल रीजनिंग पसंद है, जिन्हें केवल और केवल रीजनिंग पसंद है, केवल और केवल रीजनिंग पसंद है। और 20% लोग ऐसे आएंगे जिन्हें दोनों पसंद है। यानी मेरे प्यारे दोस्त, 20% लोग केवल मैथ्स को पसंद करते हैं, 10% लोग केवल रीजनिंग को पसंद करते हैं, और दोनों को पसंद करने वाले लोग 20% हैं। दोनों को पसंद करने वाले लोग 20% हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं तो टोटल 50% लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी को पसंद करते हैं, चाहे वो एक सब्जेक्ट को पसंद करते हो, चाहे वो दोनों सब्जेक्ट को पसंद करते हो। यानी कि 50% लोग किसी ना किसी को पसंद करते हैं। तो अगर 100 में से उनको घटा दूं जिनको कुछ ना कुछ पसंद है, तो 50% लोग क्या ऐसे नहीं होंगे जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है? क्या 50% लोग ऐसे नहीं होंगे जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है, जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है? क्या 50% लोग ऐसे नहीं होंगे जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है? क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो आपने कहा जी इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बेटा इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। जब आप सेट थ्योरी पढ़ेंगे तो इन दो दो साइन को आप लोग देखेंगे, ये कहलाता है यूनियन और ये कहलाता है इंटरसेक्शन। यूनियन होता है सब कुछ मिला के, इंटरसेक्शन होता है कॉमन, इंटरसेक्शन होता है कॉमन। यूनियन का मतलब होता है सब मिला के, यूनियन का मतलब होता है सब मिला के, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अगर यू की तरह बना हुआ है तो यूनियन होगा और उल्टा यू इंटरसेक्शन कहलाता है। ये जो पार्ट है ये इंटरसेक्शन कहलाता है, यूनियन होता है सबको मिला के। अब आप ध्यान से सुनना, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? अगर मुझे ये मैथ्स दिया हुआ है, यहां पे यूनियन रीजनिंग दिया हुआ है ऐसे करके, तो ये जो वैल्यू आएगी ये कंप्लीट की वैल्यू आएगी, जिन्हें कुछ ना कुछ पसंद है, जिसमें सारे लोग इंक्लूड है मेरे भाई। अगर मैं ये निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या निकालना होगा? मुझे निकालना होगा m+r माइनस m इंटू आर। ये मुझे निकालना होगा, मुझे ये निकालना होगा।
तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं पूछूं m की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 40% है। अगर मैं आपसे पूछूं तो कि r की वैल्यू कितनी है, 30% है। और मैं इसमें से कॉमन घटा दूं, 20% को घटा दूं, तो केवल 50% लोग आ जाएंगे जो ओवरऑल इनमें जिन्हें कुछ ना कुछ पसंद है। मैथ और रीजनिंग मतलब कुछ ना कुछ पसंद है। अगर 50% लोगों को कुछ ना कुछ पसंद है तो 100 में से 50 घटा दो, 50 को कुछ भी पसंद नहीं होगा। 50 को कुछ भी पसंद नहीं होगा। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो फॉर्मूले से हम लोग ऐसे करते हैं, मेथड से हम लोग ऐसे करते हैं। अब मैं एक बार 3 वाला और आप लोगों को समझा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मैंने आपसे कहा मैंने आपसे कहा मेरे प्यारे दोस्त, 3 वाला बना लेते हैं। ये देखना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है, कमेंट मत करना एक भी, ध्यान से सुनना। ये वो हैं जिन्हें क्रिकेट पसंद है, ये वो हैं जिन्हें क्रिकेट पसंद है मेरे भाई। ये वो हैं जिन्हें फुटबॉल पसंद है, ये वो हैं जिन्हें फुटबॉल पसंद है। और ये वो हैं बच्चे जिन्हें टेनिस पसंद है, टेनिस पसंद है। बात को थोड़ी ध्यान से सुनना, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। ये वो हैं जिन्हें क्रिकेट पसंद है, यानी ये सर्किल जो होगा ये क्रिकेट का होगा। ये वो हैं जिन्हें फुटबॉल पसंद है, जिन्हें फुटबॉल पसंद है, ये जो होगा ये फुटबॉल का होगा। ये वो हैं जिन्हें टेनिस पसंद है बच्चे। अब ये जो कॉमन पार्ट है, ये वाला जो कॉमन पार्ट है, ये उन लोगों का है जिन्हें क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद है। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद है, यानी दोनों का कॉमन है। बहुत बढ़िया। ये ये कौन से लोग हैं? अगर मैं इनकी बात करता हूं, ये वाले जो लोग जो हैं, ये वाले जो लोग जो हैं, ये कॉमन किस किस में है? ये कॉमन आएगा भैया टेनिस में और फुटबॉल में, यानी ये वो लोग हैं जिन्हें टेनिस और फुटबॉल दोनों पसंद है। ठीक है। अच्छा, मैं इसकी पूछूं आप लोगों से, मैं इसकी पूछता हूं आप लोगों से, यानी ये क्या है भैया जी? ये वाले, इसकी मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि ये जो है ये क्या है, तो आप कहेंगे ये वो लोग हैं जिन्हें क्रिकेट और टेनिस पसंद है, जिन्हें क्रिकेट और टेनिस पसंद है। हो जाएगा बच्चे? अगर मैं आपसे पूछूं कि तीनों को पसंद करने वाले लोग जो हैं वो कौन से हैं, तो तीनों को पसंद करने वाले बच्चे ये लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें क्रिकेट भी पसंद है, जिन्हें फुटबॉल भी पसंद है और जिन्हें टेनिस भी पसंद है। ये वो लोग हैं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है। तो जब 3 वाला चार्ट आपके सामने आता है तो वहां फॉर्मूला हम कौन सा लिखते हैं, एग्जाम्पल के साथ अभी समझाऊंगा। अगर हमें अगर हमें मेरे प्यारे दोस्त क्रिकेट यूनियन फुटबॉल यूनियन हमें टेनिस निकालना हो, यानी इस पूरे की वैल्यू निकालनी हो कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें कोई ना कोई खेल पसंद है, जो यहां सारे इंक्लूड हैं, ऐसे कितने लोग हैं, तो यूनियन मतलब सभी लोग। इसमें मेरे भाई हमें क्रिकेट के पसंद करने वालों को अलग लेना पड़ेगा, ये वालों को, फुटबॉल के पसंद करने वालों को अलग लेना पड़ेगा, ये वाले सर्किल को, और टेनिस के पसंद करने वालों को अलग लेना पड़ेगा, यानी कि ये वाले लोगों को। फिर इन दो तीनों को घटाना पड़ेगा, यानी कि इसमें से हमें घटाना पड़ेगा क्रिकेट और फुटबॉल के कॉमन को घटाना पड़ेगा, फुटबॉल और टेनिस के कॉमन को घटाना पड़ेगा, और फिर इसमें टेनिस और क्रिकेट के कॉमन को घटाना पड़ेगा, और लास्ट में मेरे भाई हमें तीनों का कॉमन जोड़ना पड़ेगा। क्रिकेट, टेनिस और फुटबॉल का कॉमन हमें जोड़ना पड़ेगा। ये होता है भाई साहब इसका फॉर्मूला। अभी मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा कि इससे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे कैसे। ठीक है, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए।
क्या होगा मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक कक्षा में कुल 60 बच्चे हैं। टोटल कितने हैं? 60 बच्चे हैं। 30% बच्चे केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। 30% बच्चे, मैंने आपसे कहा केवल अंग्रेजी, केवल लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू दी हुई है 30%। केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं यानी इसकी वैल्यू दी हुई है 30%। केवल वालों की वैल्यू ये होती है। ठीक है, आगे समझिए मेरे प्यारे दोस्त। 20% बच्चे अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों बोल सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यू दी हुई है 20%। इसकी वैल्यू दी हुई है 20%। कितनी दी हुई है? 20% वैल्यू इसकी दी गई है बच्चे। उसने कहा शेष बच्चे केवल हिंदी बोल सकते हैं। बचे हुए बच्चे हिंदी बोल सकते हैं, यानी ये वाले बच्चे हिंदी बोल सकते हैं। तो कितने बच्चे हिंदी बोल सकते हैं वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, बहुत छोटी सी बात आपसे पूछना चाह रहा हूं कि केवल इंग्लिश कितने परसेंट है? आपने कहा 30%। उसमें 20% लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सकते हैं। क्या टोटल 50% लोग हो गए? होते हैं टोटल 100%, तो बचे हुए 50% जो होंगे वो केवल हिंदी बोलते होंगे। भाई अगर आप देखोगे 30% ये हो गया, 20% ये हो गया, टोटल इसकी वैल्यू 50 हो गई, तो बचे हुए इसकी वैल्यू भी तो 50 हो जाएगी, तभी तो 100% होगा। और ये क्या है? ये केवल हिंदी वाले हैं, और उसने वही पूछा है कितने बच्चे हिंदी बोल सकते हैं। कितने बच्चे हिंदी बोल सकते हैं? केवल नहीं लगाया। अगर केवल लगाता तो मैं 50% निकालता, और अगर हिंदी का कह रहा है तो हिंदी ये पूरा सर्किल है। 50 और 20 70% हिंदी बोल सकते हैं। 70% हिंदी बोल सकते हैं। और अगर उसने मुझसे केवल हिंदी बोला होता, अगर उसने मुझसे केवल हिंदी बोला होता तो मैं 50% कहता। केवल हिंदी 50% बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन खत्म हो चुका है। कितने बच्चे हिंदी बोल सकते हैं? 70%। टोटल बच्चों का 70% निकाल दो। अगर 60 का 70% निकालोगे तो आप कहोगे 42 लड़के हिंदी बोल सकते हैं। 42 लड़के जो है वो हिंदी बोल सकते हैं। 30 लड़के केवल हिंदी बोल सकते हैं। केवल उसने पूछा नहीं है, उसने टोटल हिंदी पूछा है, तो ये टोटल जो सर्किल होता है ये टोटल हिंदी का होता है। केवल हिंदी 50, 20 जोड़ेंगे टोटल 70% हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, ओनली हिंदी 30 होगा। यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, जानिए, समझिए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक प्रतियोगी परीक्षा में खंड ए में 70% और खंड बी में 55% उम्मीदवार जो हैं वो पास हुए हैं। पहले सेक्शन में 70% पास हुए हैं, दूसरे सेक्शन में 55% पास हुए हैं, दोनों विषय में, दोनों सेक्शन में 10% फेल हुए हैं। ध्यान से सुनना, दोनों विषय में कितने फेल हुए हैं? 10%। जो दोनों के बारे में बोला हुआ हो आपको क्वेश्चन उसी से बनाना है। अगर दोनों विषय में फेल बोला हुआ है तो आपको पूरा क्वेश्चन फेल से करना है। आपसे कहा गया है सेक्शन ए और बी दोनों में मिला के 10% फेल है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर 70% ए में पास हैं तो क्या 30% ए में फेल होंगे? 70% पास हैं तो 30% फेल होंगे। अगर बी में मेरे प्यारे दोस्त 55% उम्मीदवार पास हैं तो 45% क्या फेल होंगे? आपने कहा बिल्कुल फेल होंगे। और दोनों में फेल कितने हैं? 10%। अब आप मुझे बताना, अगर ए में 30% फेल हैं, उसमें से 10% हटा दूं तो केवल ए में कितने परसेंट फेल हो जाएंगे? केवल केवल और केवल ए में कितने परसेंट फेल हो जाएंगे? केवल और केवल ए में 20% फेल हो जाएंगे। इसमें
दोनों में 10% फेल हो जाएंगे, ये लिखा हुआ है। अगर पूरे बी में 45% है, 45 में से 10 घटा दूं तो केवल और केवल बी में कितने हो जाएंगे, 35% हो जाएंगे। यानी ये जो परसेंटेज आपके सामने लिखी है, ये फेल के बारे में जानकारी लिखी है। 20 और 10 30 और 35 65% लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी में फेल है, जो किसी ना किसी में मेरे प्यारे दोस्त फेल है। अगर 65% किसी ना किसी में फेल हैं तो 35% जो होंगे वो दोनों विषय में पास होंगे। यानी भाई साहब इनका फेल से दूर दूर तक नाता नहीं होगा, दोनों में पास होंगे, दोनों में पास होंगे। अगर 65% लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं फेल हैं तो बचे हुए 35% कहीं भी फेल नहीं होंगे, यानी दोनों विषय में पास होंगे। अब उसने पूछा है अगर दोनों विषय में पास 595 है, यानी 35 की वैल्यू 595 दी गई है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो उसने टोटल उम्मीदवार पूछा है, यानी 100 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो 7 अट्ठे 56, 56 3 बचेगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 होगा, 5 से काटेंगे 17 बार, आंसर 1700 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कल मिलेंगे दोस्त एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।